नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया। आज चुनावी क्लास में इस बिल के विभिन्न पहलुओं की हम चर्चा करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि अगर ये बिल पास हो गया तो संसद का स्वरूप कितना बदल जाएगा, जो कि पास होना ही है। तो आइए सबसे पहले आपको बताएं कि महिला आरक्षण बिल क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% या 1/3 सीटें आरक्षित करने से संबंधित है। बिल में 33% कोटा के भीतर SC, ST, एंग्लो इंडियंस के लिए उनके मौजूदा हिस्सों के अनुपात में सब कोटा का भी प्रावधान है। विधेयक में हर आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों के रोटेशन का भी प्रावधान किया गया है। मतलब ये हुआ कि विधेयक के कानून बनने के बाद लोकसभा की सभी सीटें एक बार महिलाओं के लिए आरक्षित हो चुकी होंगी। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कि विधेयक को पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में क्या कहा। हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण क्यों जरूरी है। विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण की जरूरत इसलिए है क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व 15% से कम है। मौजूदा लोकसभा में 543 सदस्यों में केवल 78 महिला सांसद हैं। राज्यसभा में करीब 14% महिला सांसद हैं। आंकड़ों के अनुसार हमारे देश की 19 विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% से भी कम है। गुजरात विधानसभा में यह आंकड़ा केवल 8.2% है, जबकि हिमाचल प्रदेश में केवल 1 महिला विधायक हैं। यह स्थिति तब है जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारत में 47.27 करोड़ पुरुष और 43.78 करोड़ महिला वोटर्स थे। मतलब यह हुआ कि पुरुष मतदाता लगभग 52% और महिला मतदाता लगभग 48% हैं। वहीं मतदान के मामले में भी पुरुषों से महिलाएं आगे रही हैं। 2019 में पुरुष मतदाताओं ने लगभग 67.01% मतदान किया, तो महिला मतदाताओं ने लगभग 67.18% वोटिंग की थी। अब 12 सितंबर 1996 को HD देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने पहली बार महिला आरक्षण बिल पेश किया था। 13 पार्टियों के इस गठबंधन में शामिल कुछ पार्टियां ही इसके पक्ष में नहीं थीं। विरोध के कारण इस विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजा गया। बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कमेटी में शामिल थे। अपने असहमति नोट में उन्होंने कहा था कि विधेयक में SC, ST महिलाओं के लिए आरक्षण की चर्चा है, लेकिन OBC कैटेगरी की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तो 16 मई 1997 को एक बार फिर से महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश किया गया, लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन में ही इसके विरोध में आवाज उठने लगी और इस दौरान विधेयक पर बहस करते हुए शरद यादव ने कहा था कि इस बिल से सिर्फ परकटी औरतों को ही फायदा होगा। परकटी शहरी महिलाएं ग्रामीण महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगी। हिंदी भाषी क्षेत्र के कई अन्य नेताओं ने भी इसका पुरजोर विरोध किया था और इस कारण से यूनाइटेड फ्रंट सरकार इस बिल को पास नहीं करा पाई थी। वर्ष 1998 से 2004 के बीच बीजेपी की अगुवाई में NDA सरकार ने कई बार महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने का प्रयास किया। पहली बार 13 जुलाई 1998 को तत्कालीन कानून मंत्री थंबेदुरई ने जब इस विधेयक को लोकसभा में पेश करने का प्रयास किया तो RJD और समाजवादी पार्टी ने विरोध कर दिया। हंगामे के बीच RJD सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने स्पीकर के हाथों से विधेयक की कॉपी छीनकर उसे फाड़ दिया। सुरेंद्र यादव बोले कि उन्होंने इस बिल की कॉपी को इसलिए फाड़ा क्योंकि BR अम्बेडकर उनके सपने में आए थे और उन्हें ऐसा करने को कहा था। 11 दिसंबर 1998 को लोकसभा में एक बार फिर से इस विधेयक को लेकर घमासान मचा। ममता बनर्जी ने इस बिल का विरोध कर रहे समाजवादी पार्टी के तत्कालीन सांसद दारोगा प्रसाद सरोज का कॉलर पकड़कर उन्हें संसद से बाहर कर दिया। 23 दिसंबर 1998 को इस बिल को SP, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा, BSP, मुस्लिम लीग के विरोध के बावजूद संसद में पेश किया गया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी यह हंगामे की भेंट चढ़ गया। फिर अप्रैल 1999 में वाजपेयी सरकार के गिरने के कारण ये विधेयक एक बार फिर से ठंडे बस्ते में चला गया।
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कानून मंत्री राम जेठमलानी ने 23 दिसंबर 1999 को इस बिल को पेश किया और इस बार एसपी, बीएसपी, आरजेडी ने इसका विरोध कर दिया। 2000, 2002, 2003 में भी विधेयक को पारित कराने का प्रयास हुआ, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के समर्थन के बावजूद ये संभव नहीं हो सका। 6 मई 2008 को कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को राज्यसभा में पेश किया। विरोध के चलते इसे कानून और न्याय की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया। एसपी, जेडीयू, आरजेडी के विरोध के बीच इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया और 25 फरवरी 2010 को केंद्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी। 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में इस विधेयक को भारी मतों से पारित किया गया, लेकिन ये लोकसभा में पेश नहीं हो पाया। राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करें तो कई देशों में लागू है। स्वीडन स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के अनुसार लगभग 40 देशों में संवैधानिक संशोधन या चुनावी कानूनों में बदलाव करके संसद में महिलाओं के लिए कोटे का प्रावधान किया गया। इसके अलावा 50 से अधिक देशों में प्रमुख राजनीतिक दलों ने स्वेच्छा से अपने स्वयं के कानून में कोटा प्रावधान निर्धारित किया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में महिलाओं के लिए 60 सीटें आरक्षित हैं। बांग्लादेश की संसद में महिलाओं के लिए 50 सीटें आरक्षित हैं। नेपाल की संसद में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हैं। कई अफ्रीकी, यूरोपीय, दक्षिण अमेरिकी देशों में भी महिलाओं के लिए आरक्षण संसद में मौजूद है। यदि संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण पर मोहर लग जाती है तो 33% के हिसाब से लोकसभा की 545 सीटों में से तकरीबन 181 सीटों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा और इस दृष्टि से आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों में से 8 पर महिलाएं होंगी, बिहार में 40 में से 14 पर, छत्तीसगढ़ में 11 में से 4 सीटें महिलाओं के लिए होंगी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ आरक्षण के बाद 27 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ 2 या 1 लोकसभा सीट है, उनमें आरक्षण की क्या व्यवस्था होगी, फिलहाल ये तय नहीं। अभी ये स्पष्ट नहीं कि यदि नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पास हो जाता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू होगा या नहीं। जानकारी के अनुसार सरकार इसे 2024 में लागू करने की तैयारी में, लेकिन पूरी प्रक्रिया करते करते समय लगेगा, आसान नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि 1/3 सीटों पर ड्यूल मेंबरशिप फॉर्मूला अपनाया जा सकता है, मतलब अधिक आबादी वाले लोकसभा क्षेत्रों से 2 सांसद चुने जाएं। ये फॉर्मूला देश की चुनाव प्रक्रिया के लिए नया नहीं है। 1952 में हुए लोकसभा चुनाव में हर 3 में से 1 सीट ड्यूल मेंबरशिप वाली थी। इन सीटों से 2 सांसद निर्वाचित होते थे, एक सामान्य, एक SC/ST। 1961 के तीसरे चुनाव में SC/ST के लिए अलग से सीटें आरक्षित किए जाने के बाद ड्यूल सीट की व्यवस्था समाप्त हो गई थी। अब एक बार फिर से फॉर्मूला आजमाया जा सकता है और इसकी संभावना का एक एंगल इस बात से भी जुड़ता है कि नए संसद भवन में लोकसभा की 880 सीटों से अधिक हैं, यानी बैठने की कोई समस्या नहीं। और जिन महानगरों की आबादी 20 लाख है, वहाँ 2 सांसद होने पर विरोध के आसार बिल्कुल नहीं है। चुनाव आज तक में इस तरह की दिलचस्प जानकारियों के लिए आप हमें देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए चुनाव आज तक।